हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी जी के जीएस पे। दोस्तों, आज हम आपको प्राचीन भारत के अंतर्गत चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ाएंगे और संभवतः आज जो है प्राचीन भारत का लास्ट ही टॉपिक होगा, क्योंकि इससे पहले कई सारे टॉपिक आ चुका है इस पे। तो आइए बिना कोई समय गवाए चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ था और चोल वंश के जो संस्थापक था उनका नाम विजयालय था, जिनका कार्यकाल 850 से लेकर के 87 ईस्वी तक था। जिसकी राजधानी यानी कि विजयालय की जो राजधानी थी तंजय, तंजौर या फिर तंजाउर कहिए, तीनों में से आप कोई भी कह सकते हैं। तंजावुर का वास्तुकार जो है कुंजर मल्लन राजराज पेरुथचन था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण किया था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण किया था और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर भी बनवाया था। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत में ही आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण किया था। तक्कोलम के युद्ध में जो है राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परातंक प्रथम को पराजित किया था और इस युद्ध में जो है परातंक प्रथम का बड़ा लड़का जिसका नाम राजादित्य था वह मारा गया था। उसके बाद राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और वहां की जो राजा है जिनका नाम महिम पंचम था उनको भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी थी। उसके बाद राजराज प्रथम जो है श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया था, जिनकी राजधानी जो है पोलन्नुरुवा बनाया था, पोलन्नुरुवा को बनाया गया था। राजराज प्रथम जो है शैव धर्म का अनुयायी था, यानी कि कह सकते हैं आप राजराज प्रथम जो है शैव धर्म को मानने वाला था और राजराज ने ही तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर शिव मंदिर भी बनवाया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक जो विस्तार हुआ वह राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था और बंगाल के पाल शासक माहीपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। तो राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो गंगईकोंड चोल की उपाधि। और अपनी नवीन राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया था। चोल काल में भूमि के प्रकार, आइए इनको देखते हैं। जो चोल काल में भूमि का कौन कौन प्रकार था। वेल्लन वगाई, ये क्या होता था? तो वेल्लन वगाई जो होता था गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। वेल्लन वगाई से मतलब है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। वहीं पे ब्रह्मादय का मतलब है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। शाला भोग का मतलब होता है किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि होती थी। वहीं पे देवदान या तिरुन मट्टडकनी की बात करेंगे तो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि होती थी। पल्ली चंदम की बात करेंगे तो जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि होती थी। गजनी का सुल्तान जिनका नाम महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था, कहने का मतलब है गजनी का जो सुल्तान था वह महमूद राजेंद्र प्रथम के ही समकालीन था, यानी कि उसी के समय में था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की उपाधि एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण किया था। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय हुआ था। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय हुआ था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच जो है शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त जो है गरीब जनता से राजस्व वसूलकर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज जिनको विष्णु भी कह सकते हैं आप, इन्हीं की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। कालांतर में जो है वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में जो है भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरू नंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को
सेरु नंद्रन कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उड़न कुटम भी कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। उसके बाद देखते हैं इधर संपूर्ण चोल साम्राज्य जो है 6 मंडलमों यानी कि प्रांत में विभक्त था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। वेल्लाल जाति जो है धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवे मुवेद वेलन यानी कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या फिर किसान अरैयार यानी कि प्रधान जैसी उपाधियां दी गई थी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए थे। स्थानीय स्वशासन जो है चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उड़ सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना होता था। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरू मक्कल कहा जाता था। और यह जो सभा है वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की जो बैठक है गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या फिर तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में जो है भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में जो है कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, अब सभा की सदस्यता देखिए उत्तर मेरूर अभिलेख के अकॉर्डिंग क्या है। तो सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर भी होना चाहिए। उनकी उम्र जो है 35 से लेकर के 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी संपत्ति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके बाद देखते हैं ब्राह्मणों को दी गई जो कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मादय कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग जो था वो वह था पदाती सेना। चोल काल में कलंजू जो है सोने के सिक्के होते थे। तमिल कवियों में जयनोंगदड़ प्रसिद्ध कवि था जो कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था। यानी कि कुलोतुंग प्रथम का जो राजकवि कौन था तो जयनोंगदड़ था और उनकी रचना जो है कलिंग तुपर्णी था। कम्बन, ओट्टकुट्टन और पुंगलेंदी को तमिल साहित्य का और पंप, पोन्न एवं रन्न को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ जो तमिल साहित्य का जो त्रिरत्न कम्बन, ओट्टकुट्टन और पुंगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है तो पंप, पोन्न एवं रन्न को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या फिर निचोड़ कहा जाता है। नटराज प्रतिमा में शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान या विस्मृति के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। साथ ही शिव भुजंग त्रासित की स्थिति में अपनी बाई टांग उठाए हुए है जो तिरोभाव यानी कि भक्त के मन से माया या फिर भ्रम का पर्दा हटा देने का द्योतक है। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई है और मुख्य दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है। उनका ऊपरी जो दायां हाथ है वह डमरू जो उनका प्रिय वाद्य है पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाया गया है। ऊपरी जो है
बायां दोलहस्त मुद्रा में दाहिने हाथ की अभय हस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ है। उनकी जटाएं जो है दोनों ओर छिटकी हुई है और उस वृत्ताकार ज्वाला को छू रही है जो कि नृत्यरत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है। शिव को भारत में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है। चोल कांस्य जो है प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। कांस्य प्रतिमाएं जो है बनाने की कला के संरक्षक के रूप में चोल वंशीय विधवा महारानी सेवियान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय देखने को मिलता है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु माने जाते थे। चोल काल यानी कि 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था उसको तनियड़ कहलाता था। उसके बाद देखते हैं उत्तर मेरूर शिलालेख जो है जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है। परातंक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरैयूर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद गंगईकोंड, उसके बाद है चोलपुरम एवं कांची। यानी कि चोलों की जो राजधानी है वो क्रम के अनुसार दिया गया है। पहला है आपका उरैयूर, दूसरा में तंजौर, तीसरा आपका गंगईकोंड, चौथा आपका चोलपुरम, पांचवा आपका कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल जो है बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान होता था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वालंजियार, नाना दैसी एवं मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। ये आपका बीपीएससी आपका टीआरई के क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो विष्णु के उपासक को अलवार एवं शिव के उपासक को नयनार संत कहलाते थे। उसके बाद आइए देखते हैं चालुक्य वंश, जो कि कल्याणी भी कहा जाता है चालुक्य वंश को। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने किया था और तैलप द्वितीय की राजधानी जो है मान्यखेट, यानी कि चालुक्य वंश कल्याणी की राजधानी मान्यखेट थी। चालुक्य वंश जिसको कल्याणी भी कहते हैं, इनके प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य सिक्स्थ, सोमेश्वर तृतीय एवं तैलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, इसको बनाया था। चालुक्य वंश कल्याणी का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य छठा हुआ। विल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य छठा के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ जो कि याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या किया गया है। यह जो है ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांक देव चरित की रचना विल्हन के द्वारा किया गया था और इसमें विक्रमादित्य छठा जो है इन्हीं के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद है चालुक्य वंश यानी कि वातापी या फिर कहिए बादामी। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था और जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी जो राजा था वह था पुलकेशिन द्वितीय। वातापी के चालुक्यों को सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला पहला जो शासक था वह पुलकेशिन प्रथम था। इसीलिए इसे भी चालुक्य राजवंश यानी कि वातापी का संस्थापक कहा जाता है। 543 से 44 ईस्वी में उसने वातापी के निकटवर्ती पहाड़ी की किलेबंदी करके दुर्ग का रूप दिया तथा अश्वमेघ यज्ञ करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किया था। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन प्रथम को माना जाता है। कीर्तिवर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह जो है चालुक्य साम्राज्य के अधीन आ गया था। गोवा उन दिनों रयती द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय जो है बहु सुवर्ण एवं
अग्नि स्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेंद्र का मेगुती मंदिर जो है पुलकेशिन द्वितीय ने ही बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिण पथेश्वर की उपाधि भी धारण किया था। उसके बाद हम जो इधर देखते हैं तो पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के शाह खुसरो द्वितीय के दरबार में राजदूत भेजा। बाद में संभवतः शाह खुसरो द्वितीय ने भी अपना दूत चालुक्य सम्राट के दरबार में भेजा था। लगभग 641 ईस्वी में चीनी यात्री वैनसांग पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में गया था। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में पराजित किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया था। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया और इसी विजय के बाद जो है नरसिंह वर्मन ने वातापिकोड की उपाधि धारण किया था। एहोल अभिलेख का संबंध जो है पुलकेशिन द्वितीय से है और लेखक इनका है रवि कीर्ति। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। मालवा को जीतने के बाद वनियादित्य ने शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण किया था। उसके बाद देखते हैं विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया और इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया था। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अब निजनाश्रय की उपाधि प्रदान किया था। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था और इसे इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। आइए उसके बाद देखते हैं चालुक्य वंश यानी कि वेंगी। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था और इसकी राजधानी बेंगी जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था जिसका सेनापति पंडरंग था। आइए राष्ट्रकूट के बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था 752 ईस्वी में। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी जो है मनकीर या मान्यखेत वर्तमान समय में मालखेड़ जो कि सोलापुर के निकट थी महाराष्ट्र में। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में टीचर वाले एग्जाम में पूछा गया है यह क्वेश्चन। उसके बाद आपका ध्रुव जो है राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करते हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। ध्रुव को धाड़ा वर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने ही नष्ट किया था। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था और इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना किया था। आदि पुराण व त्रिष्ठी लक्षण महापुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघवृत्ति के लेखक शक्तायना अमोघवर्ष के दरबार में ही रहते थे। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। इंद्र तृतीय के शासनकाल में ही अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था और इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम महान शासक हुआ वह कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में जो है कन्नड़ भाषा के कवि पुण्य रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना किया था। उसके बाद देखते हैं
कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हरा करके राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिनमें 1 से 12 तक बौद्धों की गुफाएं, 13 से 29 तक हिंदुओं की, तो वहीं पे 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं देखने को मिलता है। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है, जिसकी संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है, वहां पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी है, जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख जो है फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति भी दिया था। अब देखते हैं यादव वंश के बारे में। तो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने किया था और इसकी राजधानी जो है देवगिरी थी। यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंधन हुआ, जो कि 1210 से 1246 ईस्वी तक था। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। संगीत शास्त्री शारंग देव राजा सिंधन के दरबारी थे, जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना किया था। अब आइए होयसल वंश के बारे में देखते हैं। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। होयसल वंश जो है यादव वंश की ही एक शाखा थी। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक समय में हेलेविड था। उसके बाद देखते हैं कदम वंश। कदम वंश जो है, कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने किया था और कदम वंश की राजधानी वनवासी था। गंगवंश। गंगवंश का संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंगवंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल यानी कि कोलर थी, जो बाद में तलकाड हो गई थी। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। अब उसके बाद देखते हैं काकतीय वंश के बारे में। काकतीय वंश का संस्थापक जो है बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा यानी कि हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया था, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक हुआ वह गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था और 35 वर्ष तक शासन भी किया था। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी और इस राजवंश का अंतिम जो शासक हुआ वह प्रताप रुद्र हुआ, 1295 से लेकर के 1323 ईस्वी तक। उसके बाद जो है राय राज केसरी और दयाग दयागज केसरी काकतीय वंश की उपाधियां हैं। दयागज केसरी की उपाधि काकतीय राजा प्रताप रुद्र को दी गई थी, यानी कि प्रताप रुद्र को जो है दयागज केसरी की उपाधि दिया गया था। तो वहीं पे रायगज केसरी की उपाधि रुद्रमा देवी की थी। यह उपाधि जो है उन्हें अपने पिता से मिली थी और यह उपाधियां जो है सिक्कों पर अंकित भी होती थी। उसके बाद देखते हैं सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, यानी कि पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक जो है गोपाल हुआ 750 ईस्वी में। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी कि मानने वाले थे। गोपाल ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश का सबसे महान जो शासक हुआ वह धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम
धर्मपाल ही शामिल हुआ था। 11वीं सदी के गुजराती कवि शोरठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है धर्मपाल ने ही करवाया था। उदंतपुरी यानी कि बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर ही देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौरी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास जो है पाल शासकों के समय में ही देखने को मिलता है। उसके बाद है सेन वंश। तो सेन वंश की स्थापना जो है सामंत सेन ने राढ़ में किया था। सेन वंश की राजधानी नदिया यानी कि लखनौती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो कि शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की जो रचना है सेन शासक बल्लाल सेन ने ही किया था। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर यानी कि शिव की विशाल मंदिर की स्थापना किया था। सेन राजवंश जो है प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख जो है सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। तो सेन राजवंश पहला राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन जो है बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कश्मीर के राजवंश यानी कि कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश इस प्रकार है, जो कि क्रम के अनुसार दिया गया है। कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश यानी कि हिंदू वंश की स्थापना की थी। वेनसांग ने उसके शासन काल में ही कश्मीर की यात्रा किया था। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड था। कश्मीर का मातंड मंदिर का निर्माण जो है ललितादित्य मुक्तापीड के ही द्वारा करवाया गया था। कारकोट वंश के बाद जो है कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन होता है और उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना जो है अवंती वर्मन ने ही किया था। अवंती वर्मन के अभियंता सुय ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्या एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन देखने को मिलता है। लोहार वंश का जो संस्थापक था वह संग्रामराज था। संग्रामराज के बाद अनंत राजा हुआ और इसकी पत्नी जो है सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता किया था। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान था। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान था, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हन जो है हर्ष का आश्रित कवि था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 ईस्वी में 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया था जयसिंह ने। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हन की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। उसके बाद है कामरूप का वर्मन वंश। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ और इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था, जिसकी राजधानी जो है प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर था। कालांतर में कामरूप जो है पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। उसके बाद देखते हैं राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहार वंश मालवा का शासक जो है नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था, यानी कि मालवा का जो शासक है नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। इसने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण किया था।
आदिवड़ा की उपाधि किसने ग्रहण किया था? तो मिहिर भोज ने। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे और गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अंतिम राजा हुआ वह यशपाल था, जो कि 1036 ईस्वी में। दिल्ली नगर की स्थापना जो है तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में किया था। अरब यात्री सुलेमान जो है प्रतिहार राजा वत्सराज के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद है गहरवाल यानी कि राठौर राजवंश। गहरवाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था और इसकी राजधानी वाराणसी थी। गहरवाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था और इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कल्पत्रु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन्न विहार बनवाई थी। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था और गहरवाल राजवंश यानी कि राठौर राजवंश का जो अंतिम शासक था जयचंद था, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी के चंदावाड़ युद्ध में मार डाला था। उसके बाद है चाहमान या कहिए चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिचछत्र थी। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव, जो कि 1153 से लेके 1163 ईस्वी तक हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किया था। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे और इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो है शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा ही निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था, यानी कि चौहान वंश का जो है अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय हुआ। चंदवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना आपका पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो जो है चंदवरदाई की रचना है। तराइन रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर जो है पृथ्वीराज तृतीय ने ही बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई थी। तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हो गई थी। अब आइए परमार वंश देखते हैं। तो परमार वंश का जो संस्थापक था वह उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन, जो कि परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण भी करवाया था। नैषधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पत्रु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों एवं उनके उपयोग का भी उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं नव शाह सांचरित के रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुद्ध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में ही रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। सरस्वती मंदिर के परिसर में ही संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी कि राजा भोज जो है चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। भोजपुर नगर की स्थापना जो है राजा भोज ने ही किया था। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चाहमान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खान और उलगू खान ने मालवा पर अधिकार कर लिया। उसके बाद देखते हैं चंदेल वंश। तो चंदेल वंश प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद जो है बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम
जेजाक भुगती है। चंदेल वंश का संस्थापक आपको नन्नुक था, जो कि 831 ईस्वी में। इसकी राजधानी जो है यानी कि चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर यानी कि महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित किया था। चंदेल वंश का प्रथम जो स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा हुआ वह यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था तथा उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त किया था, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया था। उसके बाद धंग ने जिन्ननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो धंग ने 3 मंदिर का निर्माण करवाया था, जिन्ननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है धंगदेव के द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप जो है कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया था। उसके बाद है आपका आल्हा उदल नामक 2 सेनानायक परमर्दी देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव हुआ। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और इस पर उसके मंत्री जो है अजय देव ने उसकी हत्या कर दिया। चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन ने 954 ईस्वी में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। लक्ष्मण मंदिर की योजना पंचायतन किस्म की है। एक अर्धमंडप, एक मंडप, एक महामंडप और विमान सहित गर्भगृह है। हर हिस्से की अपनी अलग छत है, जो कि पीछे की ओर उठी हुई है। गर्भगृह की बाहरी दीवारों और प्रदक्षिणा पथ की बाहरी एवं भीतरी दीवारें प्रतिमाओं से सजी हुई है। बाहरी दीवारें अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाओं तथा कामोद्दीप आकृतियों से सुसज्जित है। खजुराहो के मंदिर अपनी कामुक प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के चारों कोनों पर देवालय बने हैं, जिनमें 3 देवालयों में विष्णु की और एक में सूर्य की प्रतिमा है, जिसे देवालय की छत पर बनी केंद्रीय प्रतिमा से पहचाना जा सकता है। उसके बाद देखते हैं सोलंकी वंश, गुजरात के चालुक्य शासक। आइए देखते हैं सोलंकी वंश के बारे में। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनिलवार थी। मूलराज प्रथम जो है शैव धर्म का मानने वाला था। भीम प्रथम के शासन काल में ही महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में था। माउंट आबू पर्वत जो कि राजस्थान में स्थित है, यहाँ पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना किया था। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में ही हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जो है जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में
बघेल वंश की स्थापना किया था। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। उसके बाद देखते हैं कलचुड़ी यानी कि चेदी राजवंश। कलचुड़ी वंश का संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुड़ी वंश का एक शक्तिशाली शासक गंगाईदेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात ही इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया था। कलचुड़ी वंश का सबसे महान जो शासक हुआ वह कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया था। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुड़ी के दरबार में ही रहते थे। उसके बाद देखते हैं सिसोदिया वंश, जो कि आज का लास्ट है प्राचीन भारत के अंतर्गत। सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण जो है राणा कुंभा ने चित्तौड़ में ही करवाया था। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज का टॉपिक यही पिंड होता है और आपका प्राचीन भारत का इतिहास भी खत्म हो गया। हमने आपको प्राचीन भारत के इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों आपको कवर करवा चुके हैं। पूरा हो गया है। अब इसमें जो दोस्तों बचा है, अब बचा है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो अब इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री लाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री संभवतः एक ही क्लास में एंड हो जाएगा आपका। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे और लाइक्स कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और आगे कौन सा टॉपिक पढ़िएगा हिस्ट्री के बाद आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अभी लूसेंट का जो सीरीज है हम सोच रहे हैं पहले लूसेंट का जो एसएसटी वाला पार्ट है वो आपको पूरा खत्म करा दे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फिर साइंस को, या फिर और आपको कुछ पढ़ना है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्त। जय हिंद, जय भारत।